आज हम करेंगे अध्याय 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से पेपर में आए हुए यानी बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, हमें सिर्फ देखना है कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कि हमारे सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से समझ लिए थे, वे भी इंपॉर्टेंट थे, वे भी पेपर में आए हुए थे। हमने उन्हें समझा कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है और किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी हमने अच्छे से सीखा था। वे सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो हमने सिर्फ उन्हें देखा था, समझा था, इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये हमने समझा था। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि अध्याय 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक और इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो जिसने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो मुझसे बेझिझक पूछ लेना, मैं बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही अपनी जितने भी ऐप हैं उनकी लिंक दी हुई है। टेलीग्राम हो आपके पास या इंस्टाग्राम हो या फिर आपके पास व्हाट्सअप हो, आप कहीं भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी राय लेनी है, कुछ भी पूछना है तो बेझिझक पूछिए, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, अभी अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, और लाइक करो और शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी समझ पाएँ कि कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिर जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा जो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसी होंगी। भाई सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि संगत युग्म कब होते हैं। युग्म संगत कब होते हैं? जब उनके कोई हल होते हैं। ठीक है, और हल कब निकलते हैं? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं संपाती हो। ठीक है, तब इनके हल होते हैं। ठीक है, इसका एक हल होता है क्योंकि एक बार टच कर रही है, और इसके अनेक हल होता है क्योंकि यहाँ टच होने के बाद ये मिल गई तो यानी बहुत सारे हल हो गए। ठीक है, और एक होती है समांतर, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो जिसके हल होते हैं बस वे संगत होती है। ठीक है, तो हमने पता चला क्या कि जब प्रतिच्छेदी होगी और जब संपाती रेखाएं होंगी, संपाती से बोलते हैं। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को टच कर ले और एक बड़ी लाइन बना दे, ठीक है, तो वो संपाती रेखाएं होगी। ठीक है, समांतर रेखा कभी मिलती नहीं है इसलिए हल नहीं होगी। ठीक है, तो जब संगत कब होंगे? जब इनके आलेख की रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, समझना है इस क्वेश्चन को, अभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन और भी करवाऊंगा और समझेंगे हम आराम से इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आया ना? तो फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया है पेपर में, जो आया भी हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब ये पेपर में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि समीकरण x + 2y + 5 = 0 और माइनस का 3x - 6y + 1 = 0 के युग्म क्या हैं, कैसे हैं, इन युग्मों का क्या हल है। एक अद्वितीय हल है कि ठीक दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इस टाइप का प्रश्न आपको अति लघु में भी और लघु में भी मिल सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है इस प्रश्न से, बहुत आसान प्रश्न है, सीधा इसे सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इसका युग्म का हल कैसा होगा। तो हम उसे चेक कर लेंगे, हमें पता है कि हमें क्या दे रखे हैं, दोनों समीकरण हमें दे रखे हैं कि x + 2y, एक सेकेंड थोड़ा सा आपकी बार ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ, x + 2y + 5 = 0, और दूसरा समीकरण यानी समीकरण नंबर 1 ये दे रखा है, और समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, माइनस का 3x - 6y और +1 = 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है। वो हमेशा होता है ax + by + c = 0 से, यानी इस रूप में होता है। ठीक है, से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो बस समझ जाना। ठीक है, तो जब हम इससे तुलना करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, x के साथ जो होगा वो तो a होगा। तो x के साथ क्या है यहाँ, भाई कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, भाई कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a1 है, ये पहला समीकरण है तो इसलिए पहले समीकरण का a, तो a1। ठीक है, a1 हमारा हो गया 1 और उनका साइन भी लेना है। ठीक है, और b1 यानी y के साथ जो होता है वो b होता है, तो y के साथ क्या है यहाँ 2 है प्लस का वो भी, तो यहाँ 2 हो गया। और c1 क्या है, c1 हमारा है 5। ठीक है, इस तरह हमने इसे लिख लिया। अब उसके बाद ऐसे ही दूसरे समीकरण से कर लेंगे, तो a2 दूसरे समीकरण का है इसलिए 2 हो जाएगा।
तो A2 हमारा क्या है, x के साथ जो गुणांक है वो A2 है, ठीक है, तो वो A होता है, तो बस वो हो गया क्या, -3, ठीक है। और B2, तो B2 हो गया हमारा -6, ठीक है। और C2, तो C2 हमारा हो गया 1, ठीक है, और -6 है ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि हमें चेक करना है कि इसका कौन सा मान बराबर आ रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसे रख लो कैसे, कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में। कैसे रखेंगे कि भाई हमें क्या करना है कि 1/-3 बराबर है 2/-6 और बराबर है 5/1, ठीक है। हमने क्या देखा कि भाई यहाँ -1/3 है, इसे सिंपल फॉर्म में लिख लो, कट रहा है तो काट दो, कहने का मतलब यही है कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 5/, ये तो कटेगा नहीं, तो बस यहाँ क्या हुआ कि 1/-3 बराबर है 1/-3 और बराबर है 5/1। अब हमें देखना है कि कौन से मान बराबर आ रहे हैं, दोनों तो बराबर हैं, तो यानी बराबर का साइन सही है। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ठीक है। इसे काट देंगे, यानी हमारा क्या पता चला कि हमें पता चला है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी बनती हैं, रेखाएं बनती हैं समांतर, और समांतर जब रेखाएं बनेंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, बस यही, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है देख लो। अब अपरिमित रूप से अनेक हल है और ये रहा हमारा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब ये हमने कैसे पहचाना, भाई आपको कंडीशन याद रखनी है, जगह अगर A1/A2 यानी ये मान और ये मान बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ कुछ और होता है, यहाँ 1/4 होता है माइनस का, तो 1/3 बराबर तो नहीं होगा ना 1/4 के, तो यहाँ हम इसे काट देंगे। जब ऐसी कंडीशन होगी जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब दोनों बराबर नहीं है शुरुआत वाले ही, तो उसके अद्वितीय हल होंगे, यानी कोई दूसरा हल नहीं, यानी एक हल होंगे। और रेखाएं कैसी बनेगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेगी, ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेगी। और अगर तीनों मान बराबर हों तो संपाती रेखाएं होती है, और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, ठीक है। और अगर कोई ये वाला दे, तो आपको पता चल गया कि अगर ये दोनों बराबर हों बट ये बराबर ना हो, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं बनेंगी, और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होता, ठीक है। बस ये हमें समझना था, ठीक है। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि इन रेखाओं का हल समांतर रेखा बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें k का मान ज्ञात करना है, नहीं यहाँ 2 के साथ गुणा में k जो है इसका मान क्या है, ठीक है, इस k की जगह क्या आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले तो इसे भाई A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो समीकरण को एक साथ लिख लो कि 3x अरेंज करके लिख लो, 3x + 2ky, और ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा समीकरण हमारा क्या है कि 2x + 5y और +1 बराबर हो जाएगा 0। तो हमें क्या करना है, हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसे लिख लो सिर्फ सीधा कि A1 हमारा है 3, B1 हमारा है, देखो y के साथ जो गुणांक होता है ना वो पूरा, खाली y को छोड़कर जो पूरा होता है वो b होता है, तो 2k हमारा b है, क्या है, 2k हमारा b है। और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा अच्छा B1 और C1 हमारा हो जाएगा -2, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल चीज़ है। अब ऐसी A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा 2, B2 हमारा हो जाएगा 5 और C2 हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें हमें पता करना है कि इसकी दी जाने वाली रेखा है परस्पर समांतर है। समांतर का रूल क्या होता है, समांतर का मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि समांतर के लिए क्या होता है रूल। समांतर के लिए हमें पता है कि समांतर जब होगी जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें समांतर होने की स्थिति, समांतर होने की स्थिति जो है, स्थिति क्या है, स्थिति है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के,
परंतु वह बराबर ना हो C1/C2 के। ठीक है, अब इसमें मान रख लेंगे तो हमें पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बराबर है 2K/5 के। ठीक है, परंतु ये बराबर नहीं है, यानी -2/1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखो जब इसके ये बराबर है तो बस इन दोनों से ही मान निकल जाएगा, इसकी तो जरूरत होगी ही नहीं क्योंकि ये बराबर ही नहीं है। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों से तो हमारा मान निकल जाएगा, मगर इससे मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर ही नहीं है। ठीक है, जब ये बराबर ही नहीं है तो क्या होगा, हमें बस इन दोनों की जरूरत है, तो इन दोनों को आमने सामने रख लो कि 3/2 बराबर 2K/5। ये दोनों तो बराबर हैं, तो बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि इसे वज्र गुणा कर लेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और 15 बराबर 2 दूनी 4K हो जाएगा। अब K का मान क्या आ रहा है, K का मान सीधा लिख लो बस, यहाँ 15/4 ही आएगा, K बराबर 15/4। तो बस हमारा यही उत्तर है कि K का मान अगर हम 15/4 रख देना तो इसके इस जो ये जो समीकरण है, रैखिक समीकरण, इनके समांतराल निकलेंगे। ठीक है, अगर K का मान 15/4 हो गया तो। ठीक है, 15/4 यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न, कि ऐसी अगर इसमें ऐसे ही अलग अलग करके पूछ लेंगे कि भाई अगर समांतर है तो बस ये क्या है, और अगर संपाती है तो संपाती के लिए हमें पता है कि तीनों बराबर होने चाहिए, तो किसी के बराबर भी कुछ भी रख लो। बस संपाती में क्या होगा, संपाती में तीनों मान बराबर होंगे, तो चाहे हम इसके मान के बराबर इसे रख ले, चाहे इसके मान के बराबर इसे रख ले, तो चाहे इसके मान के बराबर इसे रख ले, किसी के मान के बराबर कोई सही मान रख लो, तो हमारा आंसर जब भी बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक है, 2-3 आंसर निकल के आते हैं मगर बिल्कुल सही निकल के आता है। अगर हम इसके सामने इसे रखेंगे तो कुछ और निकल के आएगा, इसके सामने इसे रखेंगे तो कुछ और निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है, संपाती भी दे सकते हैं, वे समांतर ही नहीं देंगे हर बार, संपाती भी दे सकते हैं और प्रतिच्छेदी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने समीकरण डाल के स्थिति होने, मतलब ये स्थिति पता करके और बस सीधा उसमें मान रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। ठीक है, समझना है और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, हमें इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, और प्रतिस्थापन विधि के साथ साथ मैं आपको विलोपन विधि भी इसी विधि में, मतलब विलोपन विधि भी इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, और बिल्कुल आप दोबारा भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस सीधा इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो प्रतिस्थापन विधि हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे, सब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। पहले तो समीकरण को ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, कोई बटे वाला समीकरण मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी सॉल्व करने में, बहुत लंबा पड़ जाएगा, पागल हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं है उस चीज़ का, तो इसलिए पहले बटे वाला ये सिस्टम ही हटा देते हैं। पहले तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है पहले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे समीकरण को सही बनाओ कि s माइनस टी और बराबर 3। ठीक है, s माइनस टी है, ये याद रख लेना, t बराबर 3, मेरा t ऐसे ही बनेगा, बस आपको ध्यान से समझना है। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, और दूसरा समीकरण जो है हमारा वो s/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। अब इसमें बटे का, ये बटे में हम संख्या हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, हरों का, जितने भी हर होंगे उनका लैसे ले लेंगे। जब लैसे लेंगे 3 दूनी 6 आएगा लैसे, तो उस लैसे की पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि हरों का लैसे ले लेंगे और उस लैसे की पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा कि 3 और 2 का लैसे लिया तो लैसे आएगा 6। अब हम सीधा इसे कर देंगे 6 की पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में गुणा करने पर, तो बस ये हो जाएगा। तो बस इसमें क्या हो जाएगा, हम पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा s/3 गुणा 6 प्लस t/2 गुणा 6 और बराबर 6 गुणा 6, क्योंकि ये भी समीकरण का हिस्सा है तो इसके साथ भी गुणा में जाएगा। ठीक है, अब 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और बाकी 6 6 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, प्लस भी ऐसे ही लग रहा है, टी भी ऐसे ही लग रहा है, यार क्या करूँ इसका मैं, चलो ऐसे ही घुमा दिया मैंने। ठीक है, टी भी टी हो गया है, 3t बराबर 6 6 36 हो जाएगा, तो 36 ये हमारा समीकरण बन गया, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण होंगे, या तो पहले समीकरण से आप किसी भी समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है। कैसे कि पहले मान लो मैंने कर दिया कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये हमारा पहले समीकरण से, यार ये t और t एक साथ हो गए, चलो ऐसे ही कर लो। ठीक है, t अब अभी लग रहा है t। ठीक है, तो 3 प्लस टी, यानी s का मान हमने दूसरे चर के पदों में ज्ञात किया है, यानी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। बस
अब हमें क्या करना है, इस जो हमने ये मान निकाला ना s का मान दूसरे चर के पदों में, इसे जिस समीकरण से निकाला उससे दूसरे समीकरण में रख देना है। ठीक है, कि भाई जिस समीकरण से तुमने ये मान निकाला है उस इस समीकरण का मान उससे अगले वाले समीकरण में रख लेना है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसका मान यानी s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो लिख लेंगे इसे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम रख देंगे इसमें मान तो बस हो जाएगा काम हमारा। कैसे कि भाई ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है कि s वो भी 2s प्लस 3t अब की बार थोड़ा अच्छा सा बना देते तो 3t बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें s की जगह क्या रखना है 3 प्लस t रखना है, तो 2 गुणा, यहाँ ब्रैकेट में ही कर लो, s का मान क्या है 3 प्लस t, जब एक से अधिक मान हो तो उसे ब्रैकेट में रख ही लेते हैं। s की जगह बस हमने 3 प्लस t रखा है, उससे पहले 2 है तो 2 तो बाहर रहेगा ही, ये गुणा में ही है, मतलब गुणा ही होता है ब्रैकेट का मतलब, और ये हो जाएगा प्लस 3t और बराबर 36 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, कैसे कि 2 3 6 और 6 प्लस 2t और प्लस 3t और बराबर 36, 6 को उधर ले जाओ और इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि जुड़ रहे हैं ये। भाई चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, तो यानी क्या हो जाएगा 3 2 5t हो जाएगा, ये तो 5t और बराबर 36 माइनस 6 हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस में हो गया। तो बस इससे हम कर लेंगे क्या सॉल्व, तो ये हो जाएगा t अकेला छोड़ रहा हूँ मैं सीधा, यहाँ जब 36 में 6 गए तो बचेगा 30। ठीक है, 30 बचेगा ना, तो बस इसमें 5 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा इसमें हो जाएगा भाग में, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 छंग 30, तो t का मान क्या आया, t का मान निकल के आया हमारा 6। अब बस इसका मान समीकरण किसी में भी रख लो कि t का मान समीकरण 3 में रख लो, सबसे आसान रहेगा 3 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 हमारी क्या है कि s बराबर 3 प्लस t था। अब इसमें हमें क्या करना है कि s बराबर 3 प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा s बराबर 6 7 8 9, तो s बराबर 9 बस, यानी हमारा जो दो मान निकले हैं s बराबर 9 और t बराबर 6, बस यही हमारे आंसर है। ये तो हमारी क्या है प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि सबसे आसान लगती है मुझे, कैसे, तो अब करेंगे हम इसे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि, पहले तो हेडिंग डालो विधि। इस विधि में क्या होता है, पहले हमें किसी भी एक चर का मान समान करना पड़ता है, जैसे ये है s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है, और ये है 2s माइनस 3t और बराबर 36, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसमें कोई सा भी एक चर का मान समान है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ s है और यहाँ 2s है, यहाँ t है और यहाँ 3t है। अच्छा ये प्लस का है, याद रखना है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, चिन्ह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर चिन्ह की गड़बड़ हो गई तो पेपर में क्वेश्चन सारे खराब हो गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे खराब हो जाएंगे। तो बस हमने देखा कि इसमें से कोई सा भी एक चर समान नहीं है, तो इसे एक चर को हम समान कैसे करेंगे कि भाई हमें यहाँ, अगर यहाँ 2s है तो यहाँ भी 2s बना लो। तो 2s कैसे बनेगा, जब 2 की गुणा करेंगे, और हमें पता है कि किसी भी एक पद में गुणा नहीं होती, पूरे समीकरण में होती है फिर तो गुणा। ठीक है, तो या तो पूरे समीकरण में 2 की गुणा करने पर तो 2s हो जाएगा, एक चर समान हो जाएगा। अगर आपको 3 समान करना है तो 3 समान करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 की गुणा हो जाएगी, यानी पूरे समीकरण में 3 की गुणा करने पर। तो आप कोई सभी एक चर समान कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ s वाले चर समान, तो बस यानी s वाले चर में हम 2 की गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसकी गुणा, 3 की गुणा करने पर, 3 की गुणा करने पर ऐसे ही कर लो। तो गुणा करने पर हम 3 की गुणा कर रहे हैं, तो 3 की नहीं 2 की गुणा कर रहे हैं। अगर 3 की गुणा कर रहे हो तो ये समान हो जाएगा, फिर ये काटने पड़ेंगे। ठीक है, बट मैं अभी बता रहा हूँ, पहले 2 की गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको भी बराबर कर लो तब भी आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, कैसे कि भाई ये हो जाएगा 2s माइनस 2t बराबर 3, और 3 नहीं, यहाँ जब 2 की गुणा इसमें हो रही है, 2 की गुणा इसमें हो रही है, तो 2 की गुणा इसमें भी तो होगी, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब जो हमने चर जो समान किया है इस चर को, ये वाला समीकरण हमारा खत्म हो गया, इसमें कुछ काम नहीं है अब हमें काम है इसमें। ठीक है, चाहे तो हम इससे भी काम कर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अभी इससे कोई काम नहीं है, बाद में कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, कैसे कि ये इसमें क्या करना है हमें कि दूसरे समीकरण को इसके बराबर उतार लो, 2s प्लस 3t और बराबर 36। अब जिस चर को हमने समान किया है, वो चर का साइन देखो, साइन दोनों प्लस प्लस क्या है, तो ये तो जुड़ जाएंगे भाई, प्लस 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 ही होते हैं, यानी जुड़ेंगे, यानी सिंपल सी बात है, ये जुड़ ही जाएंगे। तो जुड़ना तो नहीं है, हमने बराबर इसलिए किया है ताकि इसे काट सके।
अगर ये काटना है तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम काटेंगे तो उसके लिए हमें इसके साइन उल्टे चाहिए। अगर ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 चाहिए, जब भी कट जाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ माइनस का 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर अब घटाने पर ही हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम घटाने पर लिखते हैं ना तो नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं। अगर इन्हें इनके साइन बदले होते, जैसे यहाँ अगर मैं 3 बराबर कर रहा होता तो एक 3 टी माइनस का होता, एक 3 टी प्लस का होता, तो यानी ये उल्टे साइन है पहले से ही, तो उल्टे साइन है तो बस कट जाते, तो हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ती चेंज करने की। बट यहाँ तो साइन उल्टे नहीं है ना, यहाँ तो हमें बनाने हैं, यहाँ तो यहाँ हमें एक साइन को चेंज करना है, ठीक है। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा घटाने की वजह से, जब हम घटाने पर लिखते हैं ना तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो उल्टी चीन हो गई, ये पहला प्लस का है, प्लस का 2s, और ये माइनस का 2s है, तो ये तो कट गए, ठीक है। और ये माइनस का 2t है और ये भी माइनस का 3t हो गया, यानी टोटल हो गए माइनस का 5t, दोनों सेम टू सेम हो गए। यानी अब ये पहले वाला साइन नहीं है इनका कोई सा भी, ठीक है। अब यानी बाद वाला साइन है जो भी है, अब जो बन गया, तो 2 और 3 5 हो गए, तो 5t हो गया और बराबर हो गया 36 में से 6 गए, यानी उल्टे चिन्ह भी घट जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 30, तो माइनस से तो माइनस कट गया, टी का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 30/5, यानी 5 छंग 30, यानी टी का मान हमारा निकल के आया है टी बराबर 6। अब इस टी का मान किसी भी समीकरण में रख लो, इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, चाहे इसमें रख लो, तीसरे में, ठीक है, जिसमें आपको आसान पड़ता हो उसमें से रख लो, ठीक है। तो हम क्या रख रहा हूँ इसे पहले समीकरण में, तो लिखूंगा टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा कि s, पहले तो समीकरण उतार लो, s माइनस टी बराबर 3, तो s माइनस टी की जगह 6 बराबर 3, और ये माइनस का 6 है, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 6 7 8 9, तो यानी s बराबर 9 आया, और t बराबर हमारा है कितना, t बराबर है हमारा 6। बस पिछले वाले की तरह आंसर निकल गया सेम टू सेम। इसका समझ में आया ना। तो बस अब करते हैं हम अगला प्रश्न और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन प्रश्न में पूछे गए हैं, मतलब पेपर में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी बाग की जो है विमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयताकार बाग है क्योंकि वो, तो जब आयताकार बाग है तो उसकी लंबाई जो है भाई, आयत का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। बनाने से थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी हमें कि ये कैसे करना है क्वेश्चन, ये ठीक है। बनाने से हमें थोड़ी सी आसानी मिल जाती है कि कैसे क्वेश्चन करना है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या होती है, सबसे लंबी भुजा लंबाई होती है और सबसे छोटी भुजा जो होती है वो चौड़ाई होती है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमें इन दोनों में से क्या चीज़ x माननी चाहिए कि हमें दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई हमें पता हो तो हमें लंबाई ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो हमने मान लिया चौड़ाई हमारी x है, बल्कि हाँ ये तो मैं उसकी तरह कर रहा हूँ, द्विघात सूत्र की तरह, द्विघात समीकरण की तरह, मगर अभी द्विघात समीकरण हमारा आया नहीं है, मगर इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं द्विघात समीकरण से, बट कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण से करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, आपके अगर पसंद है ऐसा करना। तो अगर हमने मान ला आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मान लो और चौड़ाई हमारी y मान लो, 2 चर हो जाएंगे, बस हमारे पास 2 चर हो गए। तो माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई क्या है, और माना आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी कि y मीटर। अब प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार जो हमें कहा गया है कि एक लिख लो इसे, प्रश्नानुसार कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई यानी x जो है, इसे लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी +4, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसे लिखना आना चाहिए आपको, और आप आराम से कर लोगे। लंबाई क्या है, x है, और चौड़ाई हमारी क्या है, y है, और +4, यानी ये है हमारा समीकरण बन जाएगा आराम से। तो बस इसे इधर उधर कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 आएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना है। अब प्रश्नानुसार 2 कर लो, प्रश्नानुसार 2, तो इसमें क्या दे रखा है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर, आयत का
आयत का अर्ध परिमाप यानी आयत का अर्ध परिमाप जो है वो है 36 मीटर। ठीक है, मीटर दे रखा है 36 मीटर। तो बस हमें पता है कि अर्ध परिमाप किसे कहते हैं भाई। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है कि परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई यानी लंबाई x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी इसका आधा यानी आधा यानी अर्ध परिमाप यानी इसका परिमाप का आधा यानी 2 बटे कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा यानी x प्लस वाई बराबर 36 आना चाहिए। ये हमें क्या रखा है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 36, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हमें क्या करना है, बस इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। तो समीकरण नंबर 1 हमारा है कि x माइनस वाई बराबर 4, चाहे इसे लिख लो विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमने कर लिया इसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, ये हमें क्या रखा है और ये हमें दे रखा है। तो कोई से भी आप देखो दोनों चर समान है तो कोई सा भी एक चर काट लो। इसके साइन उल्टे पहले से बदले हुए हैं तो इसे काट लेंगे हम। ठीक है, इसे काट लेंगे, पहले से चेंज साइन है, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये आराम से कट जाएगा। तो x और x क्या हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, ये है 2x हो जाएगा और 36 और 4 हो जाएगा 40। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 40 बटे 36 और 40 ही तो होते हैं, 40 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2 20 आएगा। तो x बराबर 20 यानी हमें लंबाई कितनी मिली है, 20 हो गई। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख लो। तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे। x का मान समीकरण किसी में भी रख लो, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखने पर हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा y बराबर, या इसे कहूँ मैं इधर क्या कर लूँ, चलो x का मान रख लो ना 20, यानी 20 प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा हमारा क्या कि y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर 16। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, हमारा x का मान x बराबर, ऐसे लिख सकते हैं हम, x बराबर हमारा निकला है 20 और y बराबर 16 निकला है। यानी जो लंबाई हमारी निकली है तो वो है 20 मीटर और चौड़ाई जो हमारी निकली है वो निकली है 16 मीटर। और हमने चेक अगर करना है इसे तो मैं प्रश्न में क्या रखा है कि आयताकार की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या, तो 16 और 4 20 होता है, यानी 4 मीटर अधिक है। तो हमारा आंसर सही है। इस तरह हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैंने नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दे रखी है, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। ठीक है, तो अब करेंगे अगला प्रश्न और देखेंगे वो कैसे होगा। तो ये वाला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 5 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे? एक या दो क्वेश्चन इस तरह बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसे सॉल्व करने का जो आसान तरीका पता क्या है? आसान तरीका ये है, पहले तो समीकरण उतारो ये वाले कि 5 एक अगर उतारना, ठीक है, 5 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा अलग अलग करके इसे लिख लेना है कि चर राशि अलग और अचर राशि अलग। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट 1 बटे, अगर यहाँ 5 हमने अलग कर दिया इससे तो यहाँ क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा, तो 1 बटे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई और प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटे एक्स माइनस वाई और बराबर 2, ये बचा है। और ऐसे ही दूसरे समीकरण में, यानी दूसरा समीकरण उतारो कि 15 बटे एक्स प्लस वाई और ये है माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई और बराबर माइनस का 2 है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम अलग अलग करेंगे इन्हें तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट 1 बटे एक्स प्लस वाई और माइनस 5 ब्रैकेट 1 बटे एक्स माइनस वाई और बराबर माइनस का 2 बचेगा यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे चलो इसे लिख लो। चलो ये पहला समीकरण है हमारा, ये दूसरा समीकरण है हमारा। ठीक है, ये हमें दे रखा था ना, ये पहला दूसरा दोनों समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें मानेंगे कि माना 1 बटे एक्स प्लस वाई तो है 1, मतलब a। ठीक है, और 1 बटे एक्स माइनस वाई तो है b। ठीक है, इसे हमने b मान लिया, इसे हमने a मान लिया। अब जहाँ भी a है वहाँ हम a रख लेंगे, जहाँ भी a है हम वहाँ b रख लेंगे। अब पहले समीकरण में देखो यहाँ ये वाला है तो इसकी जगह हम रख लेंगे a। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5a और प्लस 1 b
और बराबर 2, ये हमारा तीसरा समीकरण। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कि 15a प्लस 5b बराबर -2, ये हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है। अभी हमारे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया ना, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इसमें 3-4 विधियां हैं जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो, बट आप जिसमें परफेक्ट हो, अगर पूछा ना गया हो कि इसे उसी विधि से सॉल्व करना है, मान लो मैंने कह दिया इसे कि इसे प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। अगर विलोपन विधि से कह दे तो विलोपन विधि से करना है। बट अगर नहीं कह रखा है तो आप किसी भी विधि से जिसमें आप परफेक्ट हो उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैंने कह दिया वज्रगुणन विधि से सॉल्व करो तो वज्रगुणन विधि से कर लो। अगर नहीं कह रखा तो किसी भी विधि से कर लो। तो मैं करने वाला हूँ उसे विलोपन विधि से। हमें कि उस विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, किसी भी एक चर का मान समान करना पड़ता है। तो किसी भी एक चर का, या तो आप 5 का 15 बना लो या फिर आप 1 का 5 बना लो। ठीक है, किसी भी एक चर को समान कर लो। तो इसे समान कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ 5 की गुणा हो जाएगी तो 5 भी हो जाएगा। अब यहाँ इसमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी 5 की। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में, और हाँ एक और चीज़, यहाँ -5 भी है। ठीक है, यहाँ साइन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर साइन गड़बड़ हो गई ना तो समझ लो क्वेश्चन खराब है, वहाँ आंसर भी गलत आ जाएगा बिल्कुल। तो समीकरण 3 में किसकी गुणा कर रहे हैं, 5 की गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर लेंगे हम। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, 5 की गुणा हमने समीकरण नंबर 3 में करी है, तो 5 की जब गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये 25a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा और बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। पूरे समीकरण में गुणा करनी है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब 5 और 4 को एक साथ लिख लो, क्योंकि हमने इसे तो मॉडिफाई कर लिया, इसे हमने यूँ लिख लिया। तो इसे हमने नहीं करा तो इसे युगत उतर लियो, क्योंकि इसके बराबर ही तो लिखा है इसे। तो ये हो जाएगा 15a माइनस 5b और बराबर -2। ठीक है, अब साइन यहाँ देखो उल्टे साइन है, जिसका मान हमने समान किया है ना उसके तो साइन उल्टे ही है ऑटोमेटिकली, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम जब बदलने की जरूरत नहीं होती तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो साइन होंगे नहीं चेंज नहीं होंगे, तो बस ये कट जाएगा जुगतू, और ये दोनों प्लस क्या है तो 25 और 10 35 और 5 40 हो जाएगा। 40a और बराबर, ये प्लस का है ये माइनस का है, उल्टे चिन्ह है तो घट जाएंगे, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, तो a बराबर क्या निकल गया, a बराबर निकल गया है 8/40, क्योंकि ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो गया। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो a का मान क्या निकल गया, a बराबर निकल गया हमारा 1/5। अब इस a का मान किसी भी समीकरण में रख लो। ठीक है, a का मान मैं कर रहा हूँ, चलो तीसरे में रख लो क्योंकि तीसरे में थोड़ा आसान सा लग रहा है। तो a का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। तो जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे इसे, तो ये हो जाएगा कि 5a प्लस 1b बराबर 2 है वो। अब इसमें a का मान क्या रखना है हमें कि 1/5, तो 5 गुणा 1/5 तो कट गया, और प्लस b, एक b कर लो चाहे b कर लो, बराबर 2 हो जाएगा। तो जब ये कट गया और ये क्या बचा, यहाँ बचा है 1 और प्लस b, यहाँ 1 ही तो बचा और बराबर 2। इससे पहले यहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया इसे, तो ये हो जाएगा क्या कि b बराबर ये 1 इधर पहुँच जाएगा माइनस में, तो b बराबर 2 - 1, तो b का मान क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो a का मान हमारा क्या है, a बराबर 1/5 आया है और b बराबर आया है 1। तो a का मान जो हमारा आया है वो आया है 1/5। तो a हमने क्या माना था, a हमने माना था 1/x + y। जब इसका मान 1/5 आया तो इसका मान हमारा क्या है 1/x + y, तो इसका मान भी क्या आएगा 1/5 ही आएगा। और ऐसे ही b हमने क्या माना था, b हमने 1/x - y माना था, तो इसका मतलब ये है कि 1/x - y का भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बस इसे हम क्या कर लेंगे, इसे वज्र गुणा करके एक समीकरण बना लेंगे। हमें x और y के मान निकालने थे, ना कि a और b के। तो बस हमें क्या करना है, वज्र गुणा करेंगे तो x + y बराबर आएगा 5, और ये हो जाएगा x - y बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ भी बटे में 1 है, वज्र गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, पाँचवा तो हो गया था, छठा और सातवां ये हमारा समीकरण हो गया।
तो बस यानी समीकरणों एक साथ उतार लो कि x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर है 1। अब बस इसे देख लो कि हमें कौन सा काटना है। अगर आप ये काट रहे हो तो चिन्ह तो उल्टे पहले से ही है, तो यानी हमें जोड़ने पर लिखना है। अगर आप, क्योंकि दोनों चर समान है ना, और अगर ये काट रहे हो क्योंकि ये भी समान है तो ये काट रहे हो तो यानी हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस के हैं तो एक साइन उल्टा चाहिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसे जोड़ने पर हम वाई काट लेंगे। क्या आसान है, आसान ही है वो, कि जोड़ने पर तो हमें क्या करना है, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या कि 2x बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/2 तो आ जाएगा 3, यानी x का मान हमारा क्या निकल गया, 3 आया। अब इसी x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, ठीक है, कि x का मान समीकरण 6 में रखने पर तो जिसमें आसान लग रहा है उसमें रख लो, ठीक है। इसमें आसान है क्योंकि y का मान सीधा निकल जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो ये हो जाएगा क्या कि 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर ले जाओ, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इस दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमारा x और का मान क्या निकला, 3, और y का मान निकला है 2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न। तो ऐसे ही हम और देखेंगे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट ही है, और उसे हम देख लेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से भी आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको मुझे करके होमवर्क के रूप में आपको मुझे भेजना है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप भेजोगे या नहीं भेजोगे, बट मैं वेट करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ग्राफीय विधि का है। ग्राफीय विधि मैंने सिखाई हुई है, आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक दी हुई है उसकी, और आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेंगे आराम से। और ग्राफीय विधि में क्या करना है आपको कि रेखीय समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1 तथा x प्लस 2y बराबर 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए, और इन रेखाओं द्वारा y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सेम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है ऐसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ग्राफीय विधि से मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 मान निकालने हैं पहले अपनी मर्जी से कुछ भी रखकर, और मान वे निकालने हैं जो आप आराम से रख सकते हो ग्राफ पर, ठीक है। जितनी कम डिजिट आप ला सको उतना ज़्यादा अच्छा है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करके 3 मान निकाल के फिर ग्राफ पर उसे रखकर आपको देखना है कि वाई अक्ष के ऊपर बनता हुआ कौन सा त्रिभुज है, उसके शीर्ष के निर्देशांक आपको हमें आपको लिख कर बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आप इसे कर मेरे पास भेज सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, यानी पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, और आप वे भी लिंक दी हुई है कि जहाँ आप मुझे ये क्वेश्चन करके आप मुझे भेज सकते हैं। यानी मैंने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी मुझे उस होमवर्क को भेज सकते हैं और कर भेज सकते हैं, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ जाकर मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो आप बिल्कुल बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, सीधा नीचे तो बटन है ना, सीधा टच कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं कोशिश करूँगा। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।